नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे बीजेपी की इमेज पर डेंट पड़ा है। मिसाल के तौर पर अडानी कांड देख लीजिए। अब अडानी कांड तो एक ऐसी घटना है जिसमें बीजेपी से कहीं ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी की इमेज पर सवाल उठे। तो सवाल ये है कि क्या मोदी की छवि इधर हाल फिलहाल में धूमिल होने लगी, और अगर छवि धूमिल हो रही है, छवि पर अगर डेंट पड़ रहा है, छवि खराब हो रही है, तो क्या इसका असर 2024 के सुपर फाइनल पे पड़ेगा? और अगर इसका असर फाइनल पर है, 2024 पर है, तो क्या फिर मोदी जी की या बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं? और अगर ये सीटें कम होती हैं तो क्या 24 हाथ से भी निकल सकता है? और इसी में एक और सवाल, और ये सवाल भी बड़ा है कि ये जो इमेज को लेकर, मोदी जी की सत्यनिष्ठा को लेकर, इंटीग्रिटी को लेकर, अडानी कांड को लेकर जो खामोशी है, मोदी जी जिस तरह से महीने भर से चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे, संसद में किसी पॉलिटिकल फंक्शन में, अडानी पर बिल्कुल खामोश है। इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा घपला, दुनिया भर में उसकी चर्चा है, लेकिन मोदी जी चुप हैं, जहां डायरेक्ट अडानी और मोदी के तार जुड़ रहे हों पिछले 8-9 साल से। अब ये जो खामोशी है, ये जो चुप्पी है मोदी जी की, लोग ऐसा कहते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास है, अर्बन मिडिल क्लास, कस्बे और शहर में रहने वाले अर्बन क्लास, या यूँ कहें हिंदू अर्बन क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये जो मोदी के एक फॉलोअर माने जाते हैं, वोट बैंक माने जाते हैं, क्या इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी की इंटीग्रिटी को अब शक से देख रहे हैं? और ये जो शक करने वाले हैं, क्या इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है? अब दोस्तों, जो भी सवाल मैंने उठाए हैं, हर सवाल का मैं तथ्यों के आधार पर आपको आज जवाब दूंगा। चाहूँगा आप पूरी तरह से मुतमईन हो, कन्विंस हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हम बड़े खुलासे पे आगे बढ़ें, कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। और ये तस्वीरें जो हैं, जो आपने हर चैनल पर देखी होंगी पिछले कुछ सालों में, इन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए, कुछ समझने की कोशिश करिए, और फिर आते हैं हम असली सवाल पर। दोस्तों, ये जो आपने वीडियो क्लिप्स देखी, ये बरसों बरस की, पिछले 7-8 सालों की है, और इनको लगातार लाइव टेलीकास्ट किया गया। मोदी जी कहीं आरती कर रहे हैं, कहीं हवन कर रहे हैं, कहीं मेडिटेशन में हैं, ध्यान में हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जा रहे हैं, और घंटों घंटों गोदी मीडिया के हर चैनल में दिनों दिन की तस्वीरें दिखाई जा रही। अब इन तस्वीरों के आधार पर एक ऐसी छवि प्रधानमंत्री की गढ़ी गई जो कहीं ना कहीं आराधना में है, मेडिटेशन में है। वो सोच ही नहीं सकता है कि भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। वो सोच ही नहीं सकता है कि अडानी जैसा कोई आदमी जो फ्रॉड के आधार पर, जो हिंडनबर्ग के आरोप है, जिसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, उसके साथ मोदी जी कैसे जा सकते? ये आदमी सोच ही नहीं सकता। और इसीलिए जब मोदी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो यही छवि थी जिसकी वजह से लोगों ने भरोसा किया, जिसकी वजह से लोगों ने मोदी जी पर विश्वास किया कि मोदी जी, हो सकता है कुछ गलतियां हों, लेकिन जहां तक सत्यनिष्ठा की बात है, ईमानदारी की बात, सवाल ही नहीं उठ सकता। उन पर कोई आँच ही नहीं आ सकती, उन पर दाग ही नहीं लग सकता। ये एक बहुत बड़ा तबका मानता था, कुछ लोगों ने जिनको अंधभक्त कहा। सवाल इस बात का है कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो पहली बार मोदी के सफ़ेद कुर्ते पर दाग लगा, क्योंकि मामला जैसे कि है घपले का है, एक इंटरनेशनल घपले का है। कहीं मनी लॉन्ड्रिंग भी है, कहीं उसमें जो है पैसे का आना जाना भी है, नंबर 2 के पैसे का, कहीं ना कहीं उसको स्टॉक मार्केट का मैनिपुलेशन भी कहा जा रहा है, फ्रॉड कहा जा रहा है। अब अडानी एक ऐसा, आप कह सकते हैं, उद्योगपति था जो मोदी का ही क्रिएट किया हुआ था, और मोदी जी के साथ और अडानी जी दिख रहे थे। अब आप कल्पना कीजिए कि मोदी जी इस पूरे मामले में एक लफ्ज़ नहीं बोले। मुझे लगता है कि मोदी जी की ये दूसरी बड़ी गलती थी। पहली गलती अडानी को साथ ले जाना, और दूसरी गलती कि जब अडानी का मामले का खुलासा हुआ तो मोदी जी चुप हो गए। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? पहली बार
देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसकी एनालिसिस करी और मैं इस पर तुरंत आ रहा हूँ। आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, आज बेखौफ बहस तो होगी, इस पर बातचीत भी होगी, इसको मैं पूरी तरह डाइसेक्ट भी करूँगा मोदी जी की इमेज को लेके, ब्रांड को लेके। लेकिन ये जो शख्स हैं सुहास पलशिकर साहब, हिंदुस्तान के जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं और इनकी जो सीरीज ऑफ आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में आए उससे कहीं ना कहीं मोदी की इमेज पर पहली बार सवाल उठा दिए हैं। उसी से मैं आज पर्दा उठाने जा रहा हूं। अब दोस्तों, क्या वाकई मोदी जी की जो छवि है पहली बार उस पर डेंट लग रहा है, इमेज पर डेंट लग रहा है, इमेज खराब हो रही है उनके वोटरों के बीच में, हिंदू मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बीच में? मुझे लगता है आप ये तस्वीर देखें, सुहास पलशिकर साहब। सुहास पलशिकर साहब इस देश के जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और इस इमेज पर जो रिसर्च उन्होंने की, मोदी की इमेज क्या तार तार होने लगी, क्या शुरुआत हो गया है, डेंट लगा है, इस पर सबसे बेहतर रिसर्च अगर किसी ने की है तो पालशेखर साहब ने की है। और उन्होंने एक सीरीज तैयार की है, क्रैक्स इन द एम्पायर, मोदी साम्राज्य में दरारें। इंडियन एक्सप्रेस ने उसको पब्लिश किया है और इसमें पालशेखर साहब कहते हैं कि मोदी जी ने जो सबसे बड़ी गलती की कि जब अडानी, जो उनका करीब माना जाता है, करीबी माना जाता है उद्योगपति, उन पर जब आरोप लगे अडानी पर, तो मोदी जी को इस पर सफाई देनी चाहिए थी, उस पर बोलना चाहिए था कि ये गलत है, सही है, जो भी है। मोदी जी उस पर खामोश हो गए और ये जो खामोशी है उसने कहीं और ज़्यादा सवाल खड़े कर दिए। आप एक मिनट सुनिए, फिर मैं आता हूँ। There must be something, as they say in Hindi, दाल में कुछ काला है, that there is some link between Adani and Modi. अब दोस्तों, सुहास पलशिकर साहब ने जो अंग्रेजी में इंटरव्यू दिया उसमें उनका ये कहना है कि मोदी जी, जिनकी एक ऐसी इमेज बनाई गई थी कि साहब ये भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल भी बख्शते नहीं हैं और इनका जो किरदार है अबव सस्पिशन है, जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और सीधे आरोप अडानी पर लगे और सरकार की जांच एजेंसियों पर सवाल उठने लगे, मोदी सरकार पर सवाल उठने लगे, मामला पार्लियामेंट में उठने लगा, पार्लियामेंट चल नहीं रही थी, उस वक्त मोदी जी की खामोशी एक बड़ी गलती थी। ये पालशेखर साहब का मानना है। इनका यह भी कहना है कि अगर मोदी जी सफाई देने में देर करते हैं, जितनी देर करेंगे उतना ये शक बढ़ता जाएगा उनके वोटरों के बीच में। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि अडानी मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो एक तरफ अडानी की जो लपटें हैं कांड की, कहीं ना कहीं मोदी सरकार को घेर रही हैं और मोदी की खामोशी, ये उसमें एक ऐसी गलती है जिसको पालशेखर साहब कहते हैं कि या तो सरकार को सफाई देनी चाहिए थी, या इसको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहिए था, खंडन करना चाहिए था, या अडानी की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज होना चाहिए था हिंडनबर्ग का। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में अब जांच होने वाली। तो कुल मिलाकर ये जो खामोशी है ये मोदी जी पर भारी पड़ी और इसके असर आने वाले 2024 के फाइनल पर भी पड़ सकते हैं। अब दोस्तों, अगर राजनीति में, सियासत में, इलेक्शन में अगर खेल ही मोदी जी की छवि को लेके हो रहा हो और उसी छवि पर आंच आ रही हो और उसी आंच पर मोदी खामोश हो, बीजेपी खामोश हो, तो फिर कहीं ना कहीं तो फिर ये एक मुश्किल में बीजेपी को ले जा रही है ये पूरा का पूरा घटनाक्रम। मुझे लगता है कि चुनाव पे क्या असर होगा, क्या बीजेपी की जो सीटें हैं घटेंगी, कितनी घटेंगी, इस पर सुहास पालशेखर साहब नहीं, टाइगर के पास चलते हैं। और टाइगर ने एक ज़बरदस्त आकलन किया है, लेकिन शर्त यह है कि इस इंटरव्यू को टाइगर के आखिरी तक सुनिएगा और तब आपको इस सवाल का भी जवाब मिलेगा कि आखिर इसका असर चुनाव पे क्या है और क्या मोदी जी वाकई घबराए हुए हैं, क्या वाकई चुनाव में बीजेपी को एक झटका लगने जा रहा है। आज की स्थिति में अगर चुनाव हो तो क्या हाल हो बीजेपी का, कितनी सीटें मिलेंगी। मैं बहुत अब सवाल नहीं करूँगा, सीधे चलते हैं टाइगर के पास। मैंने कहा था ना, आखिरी तक देखिएगा, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। चलते हैं अशोक। टाइगर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जिस तरह की गतिविधियां इस देश में चल रही हैं, कहीं पर सुप्रीम कोर्ट मोदी जी को घसीट रहा है, तो कहीं पर कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो लिख रहे हैं कि क्रैक्स इन द एम्पायर, और हम ये भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो एक परसेप्शन है मोदी का, जो जर्नल परसेप्शन है
वो भी घट रहा है। जो साख, जिस साख को लेकर आए थे, चमकती हुई साख को लेके आए थे 2014 में, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब उस पर सर्फ से धोने की जरूरत पड़ गई है इस तरह से, या उसको किसी वॉशिंग मशीन में डालना पड़ेगा मोदी जी को, अपने कुर्ते को। कुर्ता मैला हो रहा है। तो मेरा पहला सवाल, टाइगर, जो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इधर जितनी भी घटनाएं हुई, चाहे वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो अडानी को लेकर, अडानी के मोदी से रिश्ते हो, या उसके बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणियां की मोदी सरकार पर प्रेस की फ्रीडम को लेकर, और इसके अलावा जो एक करप्शन के और मामले आ रहे हैं, और एक करप्शन तो मैं कहूंगा सरकार गिराने का है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। महाराष्ट्र में जिस तरह से इन्होंने सरकार गिराई, और उसका जो हो रहा है, उसकी जो आप कह सकते हैं एक एक सवालों पर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से उसको, उस पर बहस हो रही है, कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि मोदी की जो साख है, मोदी की जो छवि है, जो एक चमकता हुआ कुर्ता था कि साहब मैं एकदम से ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एक बेदाग छवि जो थी, वो मोदी की पहली बार उसको जैसे झटका लग रहा हो। और झटका जो लगा है, ये तब लगा है जब जो फाइनल है 2024 का, उसमें अब चंद महीने बचे, 12-13 महीने बचे, और समय तो रुकता है नहीं किसी के लिए। तो आपको लगता है कि मोदी प्रेशर में है, मोदी दबाव में है, और उनकी जो छवि है, जिस छवि पर उनको नाज था, फक्र था, उस पर एक बहुत बड़ा एक दाग सा लग रहा है, ग्रहण लग रहा है। देखिए दीपक जी, आप बहुत सही कह रहे हैं कि भयानक प्रेशर में है मोदी जी, प्रेशर में है, इसमें कोई दो मत नहीं। और जब आदमी प्रेशर में होता है तो बौखलाहट दिखती है, और बौखलाहट दिखती है तो फिर आदमी जिस व्यंग को हंस लेना चाहिए, जिस व्यंग को टालते देना चाहिए, उस व्यंग को शील्ड बनाते हुए जब आप ये कहते हो कि मेरी कब्र खुद रही है, मुझे ना ये कहा गया है, मुझे वो कहा गया है, ये विक्टिम कार्ड आप तब खेलते हो जब आपके पास और कुछ बचता नहीं है। ये बचने की एक आखिरी उम्मीद समझ के आप विक्टिम कार्ड खेलते हो कि देखो मुझे ऐसा बोला, आपकी सहानुभूति चाहिए। सहानुभूति योद्धा लेता नहीं, योद्धा तो अपने कर्मों पे और अपने कर्तव्य पर, विजय पे ललकारता है। आप, मैं मोटे तौर पे मैं हमेशा कहता हूं कि इनकी विजय कहां है, राजनीति में भी विजय कहां है। एक गुजरात और यूपी छोड़ दिया तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां इनको विजय मिली है। उधार के सिंदूर पे तो जी रहे हैं। मैं याद करता हूं खुशाबू ठाकरे वाली पार्टी, मैं याद करता हूं द स्टेट्समैन अटल जी जैसे प्रधानमंत्री देश को, कि एक वोट से जिन्होंने सरकार गिरने दी, लेकिन एक वोट का जुगाड़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा, ऐसी गलत विचारधारा के लोगों के साथ जाने के लिए मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा सत्ता को। यहां तो सारे लोग, इन्होंने तो भेल बना दी, ओरिजिनल बीजेपी रही कहां। कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए गए थे, कांग्रेस युक्त बीजेपी कर बैठे हैं। कर्नाटक देखो, गोवा देखो, मध्य प्रदेश देखो, आसाम देखो, उत्तराखंड देखो, जहां जहां इनकी सत्ता है, पौंडीचेरी देखो, नॉर्थ ईस्ट देखो, कहां है इनकी सत्ता। सत्ता का लालच किसी राजनीतिज्ञ तो कुछ समय के लिए स्थापित कर सकता है, लेकिन उस पार्टी जिसकी एक विचारधारा हो, उसको समाप्त करने की ओर पहला कदम होता है। और यही हो रहा है अभी। भाजपा में दो फाड़ है, एक कांग्रेस युक्त भाजपा है और दूसरी कांग्रेस मुक्त भाजपा है, जो पूरी हार्डकोर संघ वाली विचारधारा से उनको बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं लोग। और क्या हुआ, मैं तो कहता हूं कि 2014 के पहले जो विकास का मॉडल था गुजरात का, वही ढकोसला था। मैं दर्शकों को रिक्वेस्ट करता हूं कि 2014 के चुनाव के समय भी मेरे वीडियोस उठा के देखें, या मेरे जो चैनल के बाइट्स है, मैंने हमेशा कहा जिस गुजरात पे भयावह कर्ज हो, वो विकास की गाथा नहीं हो सकता। कर्जहीन से कर्ज युक्त गुजरात एक खड़ा कर दिया इन्होंने, सिर्फ बातें, बस जुबानी हिसाब खर्च। उसके बाद क्या हुआ 2014 के बाद, जो 2014 का घोषणा पत्र उठा के देखिए, जो उस टाइम की रैली के भाषण उठा के देखिए, एक भी चीज, हर बात में 2025 में घर में पानी पहुंच जाएगा, 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2022 में सबको घर मिल जाएगा। 2022 निकल गया, 2023 शुरू हुआ। देश जस की तस है। आप अपने भाषण में बोल सकते हो कि 125 करोड़ लोगों को मैंने घर की चाबी दी है, वो स्लिप ऑफ टंग था, या आप कहना चाहते थे, भगवान जाने।
यह आपका टारगेट था जो कभी अचीव नहीं हुआ, और उसके बाद फिर भी देश उनको पसंद करता था। एक कारण था मुख्य, एक राष्ट्रवाद का तड़का कि पाकिस्तान और चीन को ठीक कर रहे, खासकर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। लेकिन तब भी मैंने सवाल उठाए थे कि बागलकोट होता, ये पुलवामा होता कैसा है, एयरफोर्स बेस पे आतंकी हमला कैसे करते हैं, हमारे अंदर घुस घुस के लोग कैसे हम पे हमला कर रहे हैं। ये बात तो तब भी उठाई थी। आपने बदला लिया सर्जिकल स्ट्राइक से, लेकिन क्या आतंक कम हुआ? आज भी आतंक लगातार चल रहा है, आतंक की कार्रवाई चली रही है। रोज खबरें आती है कि 2 जवान शहीद हो गए, 1 जवान शहीद हो गया, 4 आतंकी मारे, ये 5 पंजाब आतंकी में मारे। देखिए क्या हो रहा है, पंजाब में तो पंजाब पूरा पूरा, हाथ से निकल गया है। जी, और अमित शाह लेकिन जो है वो भाषण दे रहे हैं फिर उसके नागालैंड बाद और फिर भी मेघालय में। लोगों को लगता था कि ये आदमी जिसका कोई परिवार नहीं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़के बैठा हुआ है ना खाऊंगा और ना खाने भ्रष्टाचार दूं। मुक्त इस देश को करेगा। क्योंकि बोफोर्स से लेके 2G, CG जो है, भ्रष्टाचार जी हो गया था देश, लोग परेशान हो गए थे। आज पता पड़ा कि 8 साल सत्ता में रहने के बाद 2G का क्या हुआ, किसी को पता नहीं। बोफोर्स का क्या हुआ, किसी को पता नहीं। तब तो आपके पास सारे प्रूफ थे जब विपक्ष में थे। सत्ता में आने के बाद कौन से लॉकर में रख दिए जो भूल गए। और फिर ये जो अडानी गेट कांड जो हुआ, इससे आम आदमी का विश्वास इस बात से डगमगाया कि भ्रष्टाचार तो वहां पे भी होता है। अंबानी का राइज यूपीए के समय हुआ, कांग्रेस के समय। बिरलास भी कांग्रेस के समय उठे हैं। कई बड़े उद्योग घराने का इतिहास दक्षिण से लेकर उत्तर तक राजनीतिक सांठगांठ के साथ थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज का ब्लंटली यूज कर लेना किसी उद्योग घराने को आगे बढ़ाने के लिए, टेंडर मैनेज हो जाते थे, टेंडर रीराइट हो जाते थे। लेकिन ऐसे एजेंसी का, ऐसा क्या बात होती है कि कोई एजेंसी किसी जगह पे रेड करती है किसी उद्योग पे, और 3 महीने के अंदर वो उद्योग अडानी खरीद लेते हैं, और फिर उद्योग के ऊपर जो रेड हो गई उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, बात नहीं होती, फाइल पड़ी रहती है। एक नहीं, ऐसे 10 उदाहरण जब होते हैं तो वो संयोग नहीं होता, वो एक पैटर्न होता है। आज क्यों अडानी जी के पे बोल नहीं रहे हैं? एक ऑर्डिनरी स्पोक्स पर्सन ने, कोई मुख्य स्पोक्स पर्सन और कोई मीडिया इंचार्ज नहीं है पूरे पार्टी के, जनरल सेक्रेटरी नहीं है पवन खेड़ा, उन्होंने शब्द विच्छेद करते हुए कहा कि दामोदर दास की जगह उन्होंने दूसरा गौतम दास कह दिया, तो राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्रहित खतरे में आ गया। और एक आदमी के कंपनी में करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए शेल कंपनी के लगे हैं। उन शेल कंपनियों का पैसा क्या चाइना का हो सकता है, पाकिस्तान का हो सकता है, विदेशियों का हो सकता है, ड्रग मनी हो सकता है, आतंकी मनी हो सकता है, जो हमारे यहाँ डिफेंस से लेके पोर्ट से लेके सी पोर्ट तक एक्टिव है। अब आम आदमी, मतलब बोलचाल की भाषा में, जिसको भ्रष्टाचार पता नहीं, जिसको अडानी मतलब भ्रष्टाचार का ये जी एक, अब जैसा बोफोर्स, लोग कहते थे अरे इसमें बोफोर्स बहुत ज्यादा है, मतलब कमीशन ज्यादा है। अब भ्रष्टाचार का पर्यायवाची शब्द हो गया है अडानी। अरे बोले वो यहाँ का अडानी है भाई, वो तो उत्तर प्रदेश का अडानी है, सरकार के गोद में बैठा है। वो महाराष्ट्र का अडानी है। मतलब हमारे अपने राज्य में जो मुख्यमंत्री के गोद में बैठ के उद्योग संभाल रहा है, टेक ओवर कर रहा है, टेंडर्स ले रहा है, काम ले रहा है, उसको अडानी बोला जा रहा है। इससे मुक्ति कैसी पाई जाएगी? हमारे गृह मंत्री बोलते हैं कि अडानी में सब कुछ ठीक है, अडानी में सब कुछ ठीक है तो जांच करवा लो भाई, डर किस बात का? अंकलेश्वर अय्यर, मेरी जिंदगी गई उनके आर्टिकल पढ़ते पढ़ते। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे, अब उन्हें एक कमल वृक्ष के नीचे, या पता नहीं अडानी जी के कौन से बताए हुए गार्डन के नीचे उनको एकदम बुद्धि प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा कि ये विकास की गाथा है। उस विकास की गाथा में वो 7 कंपनियां कहां हैं, इसका जिक्र करना भूल गए इतने बड़े इकोनॉमिस्ट। दुख होता है आदमी। मेरा कोई अडानी जी से दुश्मनी तुम्हारी और मेरी नहीं है, उन्होंने कोई घोड़ा नहीं मारा हमारा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पढ़ने के बाद रात को नींद नहीं आती है। ये देश मेरा भी है, मैं टैक्स देता हूं। मेरे बच्चे विदेश नहीं पढ़ रहे हैं दीपक जी, हमारे बच्चे यही हैं। पॉलिटिशियन नहीं है हम, या बड़े कारपोरेट सेक्टर के लोग नहीं है, या ब्यूरोक्रेट नहीं है जिनके बच्चे विदेश पढ़ते होंगे, उनको कोई देश से लेना देना नहीं है। हमारे बच्चे विदेश में ही पढ़ रहे हैं और देश में ही रहेंगे। उनके भविष्य का क्या? देश बिक रहा है, कैसे चुप रहेंगे? इसलिए सवाल उठाते हैं, और कोई सवाल जनरेट नहीं है। हिंडनबर्ग के सवाल के ऊपर जवाब चाहिए। अडानी जी जवाब देने को तैयार नहीं, सरकार जवाब देने को तैयार नहीं।
एक चीज मैं यहाँ पर और एक बैंक ऑफ बड़ौदा का चेयरमैन कहता है मैं और चाहे तो लोन दूंगा, उसके घर का क्या जा रहा है? वो तो नौकर है, वो तो तनख्वाह लेके जाना चाहिए। इस देश में अमेंडमेंट होना चाहिए कुछ एक्ट्स में, बैंकिंग एक्ट में, जिस अधिकारी के तहत, जिस अधिकारी के सिग्नेचर, जिस चेयरमैन के तहत कोई लोन दिया जाता है और वो लोन डूबता है, तो वो चेयरमैन को भी जेल होनी चाहिए, उन अधिकारियों की भी जेल होनी चाहिए। तब भी माल खाते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी माल खाते हैं, जब बैठते तब भी माल खाते हैं, पब्लिक का पैसा है। टाइगर, यहाँ पर मैं एक सवाल पे आ रहा हूँ, और सवाल मेरा यह है कि अभी देश के जाने माने जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक कह लीजिए, जिनका एक बहुत जबरदस्त पकड़ है हिंदुस्तान की सियासत पर, सुहास पालिशकर साहब, और उन्होंने, सुहास साहब ने लिखा है कि, और आर्टिकल है बहुत बड़ा, सुहास साहब ने लिखा है कि ये जो, जब से अडानी कांड सामने आया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, बहुत से जो मोदी के चाहने वाले थे, मोदी को जो मानने वाले थे, मोदी के जो फॉलोअर्स थे, उनके मन में भ्रम है इस वक्त, और वो ये सोचते हैं कि मोदी से हमें बड़ी आस थी, हम इन्हें बहुत ईमानदार मानते थे, लेकिन ये पहली बार चुप हो गए, ये पहली बार इनके मुंह से अडानी पे कुछ निकल नहीं रहा। तो जो अंधभक्त तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो हिंदू अर्बन मेजॉरिटी कह लीजिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो मोदी को आंख बंद करके सपोर्ट करती थी और बटन पे कमल दबाती थी मोदी के नाम पे, वो मोदी को लेके सशंकित हैं। उनको लगता है कि इस बार ये जो आरोप लगे हैं इसमें कुछ दम है, और मोदी इस चीज को समझ रहे हैं, इसलिए वो अडानी के मामले में अभी तक 1 महीना हो गया है, मोदी ने एक लफ्ज नहीं कहा है। आपको लगता है कि मोदी की जो सत्यनिष्ठा है, मोदी जी की जो इंटीग्रिटी है, जो ईमानदारी है, उस पर कहीं ना कहीं अडानी ने एक तरह से दाग लगा दिया है, या सवाल खड़ा कर दिया है मोदी पर? बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला था कि एक भी छींटा नहीं था उनके ऊपर, ऐसा लोग कहते थे। हालांकि गुजरात में उनका जब चीफ मिनिस्टर थे, अब कोई माने ही नहीं भ्रष्टाचार हुआ है, तो अब क्या कहें। एक कांग्रेस का मोरालिटी ग्राफ थोड़ा ठीक ठाक लगता है मुझे, कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उन्होंने खुद के मंत्रियों को ही जेल में डाला, और इनके यहाँ मंत्रियों के ऊपर चार्जशीट फाइल होने के बाद भी मंत्री सत्ता में बना रहता है। एक मंत्री के भांजे के ऊपर आरोप लगे, रेलवे मंत्री के भांजे के ऊपर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, रेलवे मंत्री से इस्तीफा ले लिया। या गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल के अंदर है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में और क्रिमिनल एक्ट में, हत्या के जुर्म में। अशोक चौहान को भी हटा दिया था। हाँ, और ये गृह राज्य मंत्री डंके की चोट पे चलते हैं। एक मोरालिटी होती है, आपके पास यदि मेजोरिटी है, इसका दंभ नहीं होना चाहिए। आपकी पार्टी 2 पे थी, 2 सांसदों पे थी, आज 300 प्लस है, कल फिर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पार्टी की विचारधारा, वो 2 वाली पार्टी आज 300 वाली क्यों पहुंची? क्योंकि पार्टी ने विचारधारा और पार्टी का कैरेक्टर बना हुआ था। आज उस पार्टी का कैरेक्टर खत्म हो गया है। अब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे नहीं। आने वाली सरकार में भ्रष्टाचार होने के बाद भी मंत्री बोलेगा अरे लोअर कोर्ट ने सजा दिया, अभी ऊपर कोर्ट के हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इनको नैतिक अधिकार नहीं रहेगा इस्तीफा मांगने का, क्योंकि आपकी सरकार में आपने इससे भी ज्यादा गंद किया है। एक समाज की शर्म होती है। भाऊ, अगर मोदी का जो वोट बैंक है, अगर वही नीचे से दरक रहा है आज के दौर में, तो हम क्या माने कि मोदी के लिए 2024 का सफर मुश्किल होता जा रहा है? मोदी का के ऊपर जो दबाव है बढ़ता जा रहा है, और ये 2024 को लेकर वो सशंकित हैं, घबराए हैं मोदी और अमित शाह। देखिए, राजनीतिक जब एक पूरा राजनीति का एक समय होता है, पॉलिटिकल, जब उस पीरियड में जाके आप देखेंगे, आप 2014 के पीरियड में देखिए, कांग्रेस कई शक्लों में आ गई थी। कांग्रेस अपने लोएस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लेके घमासान मचा हुआ था। ऐसे में नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, तो विपक्ष के नाम पे आपके सामने कुछ कोई भी नहीं था, पूरा ग्राउंड आपके लिए खुला था, आप अकेले मेजॉरिटी में आ गए। उसके बाद 5 साल आपने लगातार घोषणाएं की और कहा कि मुझे, पहले तो कहा था कि उनको 60 साल दीजिए, मुझे 60 महीने दीजिए, वो 60 महीने निकल गए। फिर राष्ट्रवाद का तड़का हुआ, पुलवामा और पाकिस्तान, फिर आप 300 प्लस आए।
2014 में जो घोषणा पत्र था, क्या उसकी कार्यपूर्ति हुई? 2019 में जो घोषणा पत्र है, उसकी कार्यपूर्ति हुई? इसमें सवाल कोई नहीं उठाता, क्योंकि पुराना सपना जो दिखाया जाता है वो कब पूरा होगा ये सवाल पूछने के पहले नया सपना आपके हाथ में थमा दिया जाता है। आप बोलोगे साहब वो घर का क्या हो गया, अरे ये देखो नया दिया चलिए भाव मान लिया कि वो डमरू बजा रहे हैं और वो खेल खेल रहे हैं, लेकिन क्या ये खेल आपको एक्सपोज हो रहा है? एग्जैक्टली 10 साल बहुत हो जाते हैं, 10 साल भी डिलीवरी को नहीं दे पाए, डिलीवरी नहीं कर पाए, तो फिर लोग सवाल पूछते हैं। अब सवाल पूछते कि स्मार्ट विलेजेस कहां गए भाई सांसदों के? तो उनको बताया जाता है कि अयोध्या में मंदिर बनाया है। घर घर जल पहुंचना था, उसका क्या हुआ? काशी का कॉरिडोर और महाकाल का कॉरिडोर बना दिया है, ये बताया जाता है। तो मैं वही बता रहा था, अब जो विपक्ष तब कमजोर था, वो 2024 के आते आते सभी विपक्ष ताकतवर दिखाई देता है, चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो। मैं अंतिम सवाल पर आ रहा हूं क्योंकि बहुत समय भी हो रहा है। आपने बताया कि मोदी की छवि को डेंट लगाया, आपने उसमें बहुत से कारण भी बताए कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट बहुत अहम है और हिंडनबर्ग पे जिस तरह से घोटाले सामने आए हैं, और वो भी घोटाले उस व्यक्ति के जो मोदी का सबसे करीब माना जाता है, अडानी साहब, और उस पर मोदी की खामोशी। और फिर आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इधर थोड़ा सा पहले जैसा नहीं रहा जिसको मोदी मैनेज कर लेते थे, या उनकी सरकार में कोई लोग मैनेज कर लेते थे, या जज स्वयं झुक जाते थे। तो ये सारी चीजें देखकर आप ये कह रहे हैं कि मोदी एक बहुत मुश्किल जमीन पर इस वक्त खड़े हैं। मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट में पूछना चाह रहा हूं संक्षेप में कि क्या मोदी 300 के नीचे आ रहे हैं, 300 सीटों के नीचे आ रहे हैं? क्या वो स्लाइड कर रहे हैं 2024 में? क्योंकि आप पूरे देश भर में भ्रमण करते हैं, सारे पॉलिटिकल रिपोर्टर से, एडिटर से, साइंटिस्ट से, नेताओं से, लोगों से मिलते हैं, सर्वे एजेंसी के टच में आप रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी जो सर्वे कराती है उनको भी आपको एक्सेस है। आपके जहन में ये जो डेटा है, हर तरह का डेटा आपके पास है, आपको क्या लग रहा है मोदी 300 के नीचे जा रहे हैं? और अगर जा रहे हैं तो फिर कितना नीचे जा रहे हैं? हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के पहले 60 से 70 सीटों का लॉस था, 230-240 पे जा रहे थे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद मैं ये 200 के आसपास देखता हूं। अरे तो आप अगर अमित शाह सुन लेंगे तो ये प्रोग्राम ही खत्म कर देंगे। नहीं, क्या ये सच्चाई है? आज का आकलन दीपक भाई, आज यदि चुनाव होते हैं तो हिंडनबर्ग के बाद, आपका कहना है कि अगर ये इम्प्रूव कर ले जाते हैं या अपोजिशन बिखरती है तो शायद कुछ, लेकिन अगर आज चुनाव होगा कल, ये मुझे पता, आज चुनाव होगा और अपोजिशन यूनाइटेड होती है, तो ये नीचे 200 तक आ जाएंगे, ये गैप 100 तक हो गया। मैंने क्या कहा, हिंडनबर्ग आने के पहले 60-70 का गैप था, वो बढ़ के अब 100 के आसपास आ गया है। तो अगर 200 है या 210 जो भी मान लीजिए, तो फिर भविष्य क्या है भाजपा सरकार का या मोदी जी का या गुजरात लॉबी का? गुजरात लॉबी का भविष्य मुझे अंधकार में दिखता है, क्योंकि फिर उसके बाद एनडीए के जो पार्टनर्स होंगे, क्योंकि फिर सरकार एनडीए की बनेगी। मोदी जी स्वयं भी प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो ऐसी सरकार चलाने के आदी नहीं है, क्योंकि कोई भी मंत्री गुर्राए उनको प्राइम मिनिस्टर पे और कहे कि तुम्हारा काम देखो, मेरे यहाँ यही सेक्रेटरी रहेगा और इसी को टेंडर दूंगा, ज्यादा बोलना मत, ये सुनने के वो आदी नहीं है। गुजरात में भी उन्होंने सिंगल हैंडेडली चलाई है और केंद्र में भी सिंगल हैंडेडली चलाई है। 2 चुनाव जीते उन्होंने लोकसभा के, पहली बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, दूसरी बार मेजोरिटी से बहुत ज्यादा लोग थे जी। उनको आदत नहीं है सरकार चलाने की। और जितने एनडीए के पार्टनर है, चाहे अकाली दल हो चाहे शिवसेना हो, जो सबसे पुराने पार्टनर है, सब आहत है। ममता एनडीए का पार्ट हुआ करती थी, फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो आहत है। डीएमके ने अब भी बाई इलेक्शन में आंखें दिखाई और पोस्टर में जो फोटो तक हटाई, नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ हमको जी। चौटाला सोच रहे क्या करना है भविष्य में, दुष्यंत चौटाला दिख रहा है। जी हाँ, और शिवसेना वैसे ही अलग हो गई, बाकी सारे साथी इनको छोड़ चुके हैं। भाऊ, आपने जो कहा कि एक ग्रहण लगा है और ये ग्रहण गहराता जा रहा है मोदी पर, चाहे वो भ्रष्टाचार के पहली बार आरोप लगाए हैं और वो भी एक निजी तौर पे एक अपने ही दोस्त से, और ये जो घोटाले हैं वो दुनिया भर में अखबार इसको लिख रहे हैं, तो छवि एक गई है और मोदी जी इस जो गिरती हुई छवि पर बोल नहीं पा रहे।
और आपका ये भी कहना है कि ये जो सारा कुछ है ये घूम फिर के अगर हम इन टर्म्स ऑफ वोट देखें तो मोदी जी को लॉस है तकरीबन 100 सीटों का आज की तारीख में। मतलब 230-40 पे जो मोदी थे वो 200 या 210 पे गिर रहे हैं। इसका मतलब है कि मोदी बहुत ही मुश्किल जमीन पर हैं, जो मैं पहले भी कह रहा था। आप आए, आपने रोशनी डाली, और हम ये जो मुश्किल जमीन पर हैं, ये 210 सीटें कहाँ से कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं। मैं दर्शकों को कहूंगा कि टाइगर के साथ हम फिर बैठेंगे, जल्दी बैठेंगे और इस इशू पर आएंगे कि कितनी राज्यों से कितनी सीटें मिल रही हैं, कम क्यों मिल रही हैं, ज्यादा क्यों हैं, और उसका कारण क्या है। माइक्रो लेवल तक जाएंगे। टाइगर, आप आए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। धन्यवाद।